देवेंद्र, यू आर फ्रॉम NIT सूरत, ग्रेजुएटेड इन 2018। तो तब से लेके अभी तक आप क्या कर रहे हैं 18 से लेके? सर मैं 18 की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, तो मेरा 1 से 2 साल तक मैं प्री और मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद इसके साथ मैं अदर टेक्निकल एग्जाम्स भी दे रहा था सर, और उसमें मुझे एक सफलता भी मिली है, और बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जूनियर इंजीनियर प्रतिशत नौकरी भी मिली है। तो आप हाँ कंटिन्यू। उसके साथ के साथ मैं साक्षात्कार की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऑलरेडी आप बॉर्डर उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, BRO में, SSC में, तो वाई डू वांट टू ज्वाइन दिस RPSC? बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए गुड जॉब। तो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप? डेफिनेटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजिंग बड़ा जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सर मैं दोनों जॉब को कंपेयर करता हूँ, मुझे असिस्टेंट इंजीनियर में मुझे अपने करियर पर का ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिखता है सर, और यहाँ पर मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी योग्यता को मैं ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ सर। और ग्रेड पे का भी देखा जाए तो सर असिस्टेंट इंजीनियर का इस ग्रेड पे ज़्यादा है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सर जॉब लोकेशन मुझे ऑल ओवर इंडिया में टफ लोकेशन पर है, तो एज कम्पेयर टू मेरा जॉब लोकेशन भी अच्छा है, जिसके साथ मैं आने वाले टाइम में अपने माता पिता को भी साथ रख सकता हूँ। इसी वजह से सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। ओके, आप प्रॉपर नागौर से हैं? मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी, मेड़ता का तो बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। मेड़ता और मीराबाई का क्या संबंध है? सर मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मीराबाई का जन्म पाली के कोटी गांव में हुआ, लेकिन उनका पूरा बचपन मेड़ता सिटी में ही हुआ। मेड़ता सिटी में सर मीरा संग्रहालय है, मीरा स्मारक है, और मीरा क्यों गुजरा उनका, मेड़ता में क्यों गुजरा, जबकि वो वहाँ पैदा हुई थी? यस सर उनका बाल्यावस्था में उनके माताजी का देहांत हो गया, और उनके पिताजी पर मुगलों से युद्ध करने की जिम्मेदारी थी, तो पिताजी ने उन मीराबाई जी को अपने दादाजी, जो कि मेड़ता के राजा थे, बाल्यकाल में अच्छा उनका पालन पोषण हो, इसलिए उनको दादाजी के पास भेज दिए। और दादाजी के पास सर बचपन में साधु महात्माओं का आना जाना रहता था, इसकी वजह से मीराबाई जी कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई और उनके प्रति भावना पैदा हुई, और इसीलिए सर वो बचपन में उनकी पूजा अर्चना करने के साथ साथ धीरे धीरे गिरधर गोपाल को अपना पति मानने लगी, और उनकी शादी होने के बाद भी सर वह भोजराज जी को पति नहीं मान करके कृष्ण जी को ही अपना पति मानती थी सर, और मृत्यु होने के बाद भी अपना जो बचा हुआ टाइम है वो भी कृष्ण की लीलाओं को नृत्य करते हुए साधु महात्माओं के साथ टाइम व्यतीत करती थी, और अंतिम समय उन्होंने द्वारका, मथुरा, वृंदावन में मृत्यु किया, और कहा जाता है कि नृत्य करते हुए, भजन गाते हुए वो मीराबाई जी कृष्ण जी की मूर्ति में सर समाहित होती है। इसीलिए सर मीराबाई मेड़ता सिटी में महत्व स्थान है। आपके यहाँ जल संसाधन के लिए क्या महत्वपूर्ण साधन है, इसकी नदियाँ या डैम या ग्राउंड वाटर, कैसे क्या आप दिक्कत है? सर नागौर डिस्ट्रिक्ट जनरली पश्चिमी राजस्थान में आता है, और यहाँ पर वृहद बांध नहीं है, और ना ही साल भर चलने वाली सर कोई नदी है। एक मुनी नदी है जो कि सिर्फ 36 या 37 किलोमीटर के अराउंड बहती है, वो भी सिर्फ सीजनल बारिश के मौसम में बहती है। इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग जो तालाबों का निर्माण होता है बारिश के समय, जो जल एकत्रित होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और साल में कई जगह पर एक ही फसल की बुआई होती है गर्मियों में, और सिंचाई है जो तालाबों के माध्यम से होती है। अब सर धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर की पन्नालाल बारूपाल योजना को बढ़ाया जाए, और उसको सिंचाई पेयजल के लिए तो वो अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा के लिए उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है सर। ईस्टर्न कैनाल योजना क्या है? सर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना राजस्थान के पूर्वी राज्यों को सिंचाई और पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना है। पानी कैसे आएगा? पानी सर चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, जिनमें साल भर पानी अधिशेष मात्रा में रहता है, तो राजस्थान सरकार का प्रयास है इस अधिशेष पानी को किशनपुर डैम, इसरदा बांध से होते हुए किशनपुर बांध तक लाया जाए, और 13 जिलों पर पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए जल की मात्रा को बढ़ाया जाए। ओके, आप अगर RPSC में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो आप क्या स्पेशल अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? सर मुझे RPSC में जी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिलता है, जिसका मेनली काम सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहेगा। तो मेरा सबसे पहला वर्क ये रहेगा कि जो करंट सिचुएशन है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो मेरी नज़र में सर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे कम समय में जिस प्रॉब्लम हटा सकते हैं वो पिट होल्स की है सर। बारिश के मौसम में पिट होल्स रहता है, उनको हम बिटवीन इमल्सन कटबैक की वजह से बड़ी आसानी से हम उन्हें मरम्मत मेंटेनेंस कर सकते हैं, और उसे यदि नज़रअंदाज किया जाए तो सर लाइफ मतलब लोगों
सर एक्सीडेंट होता है ओवर स्पीडिंग की वजह से। और रिसेंट में जयपुर में सर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी एप्लीकेबल हो रहा है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसकी वजह से सर ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगेगी और लोगों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की भावनाओं का पालन होगा। और सर मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के मन में भी यातायात नियमों का पालन करने का आगे से उनके अंदर जिम्मेदारी है और वो पालन कर सकें। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कौन है अभी राजस्थान में? सर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट माननीय श्री अशोक गहलोत जी सर के अंडर में ही है सर। और डब्ल्यूआरडी भी सर माननीय श्री अशोक गहलोत सर के अधीन ही है सर। पीएचडी जलदाय विभाग मंत्री सर श्री बुलाकी दास कल्ला जी सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड मैम लास्ट। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं सिविल में? सॉइल मैकेनिक्स, ओके, इंजीनियरिंग, ओके, एनवायरनमेंट। अच्छा, इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं सर। अच्छे हैं? यस सर। जैसे पीडब्ल्यूडी में तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क ही मिलने वाली है, यस सर। है ना? यस मैम। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आपको इंटरेस्ट तो होगा ही, यस मैम। है ना? तो आप मुझे ये बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अपन कंक्रीटिंग करते हैं, है ना? तो उसके अंदर कंक्रीट बनाते टाइम कुछ प्रोसेस यूज़ में होता है ना? कुछ 4 स्टेप्स होते हैं उसके, वो बताएंगे आप मुझे ब्रीफ में? मैम सबसे पहले हम अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उनको करेक्ट मात्रा में, करेक्ट प्रोपोर्शन में उनको हम पहले कलेक्ट करेंगे और उन्हें बेचिंग प्रोसेस करेंगे। और बेचिंग प्रोसेस 2 तरह की होती है, वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग। उसके बाद उनको हम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे। तो अपन साइड पे कौन सा यूज़ में लेते हैं, वॉल्यूम या वेट? ये डिपेंड करता है कि अपना वर्क कितना बड़ा है। यदि वर्क स्मॉल है, यहाँ पर ये वॉल्यूम हमारा वर्किंग ऑफ चेन की वजह से बढ़ जाए और ज़्यादा इशू नहीं आएगा तो हम वॉल्यूम बेचिंग कर लेते हैं। वर्क हमें ज़्यादा एक्यूरेसी से चाहिए तो हमें वेट बेचिंग ही यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हम मैम उसमें मिक्सिंग प्रोसेस करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए, एग्रीगेट पर सीमेंट और पानी का अच्छा सा पेस्ट हो जाए जिससे वर्केबिलिटी अच्छी रहे। उसके बाद इसको मैम टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे साइट लोकेशन पर। अच्छा, बस साइट लोकेशन पर ट्रांसफर। कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे क्या? यस मैम, टेम्परिंग करने का मतलब है ओके, रोड से टेम्परिंग करके कॉम्पैक्शन। ओके, आप मुझे ये बताइए कि एक वर्ड होता है कॉम्पैक्शन, यस मैम। एक वर्ड होता है कंसोलिडेशन, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मैम कॉम्पैक्शन इज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर वॉल्स। और वही कंसोलिडेशन रिडक्शन ऑफ सॉइल सैंपल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ प्योर वाटर या फिर प्योर वाटर या एक्सपल्शन ऑफ वाटर वॉल्स। दोनों में मैम कॉम्पैक्शन है जो ड्राई सॉइल में होता है और वही कंसोलिडेशन सैचुरेटेड सॉइल में होता है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा कि अपन एक वर्ड सुनते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, सुना है? यस मैम। तो आप मुझे फॉर्मूले के अलावा आप समझाइए कि उससे आप क्या समझते हैं? मुझे अच्छे से ध्यान में तो नहीं आ रहा, आप मुझे अलाउ करो तो मैं जितना मेरे को। हाँ बताइए, आप बताइए। मैडम कहीं ना कहीं हमें यदि किसी भी सिलेंडर कॉलम का बकलिंग प्रॉपर्टी निकालना हो उसमें रेडियस ऑफ जायरेशन का महत्व होता है। अभी मैं मुझे इतना ही है। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए कि अपन 3 चीज़ें देखते हैं, कॉलम, स्ट्रट और पेडेस्टल, यस मैम। है ना? इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तीनों ही कंप्रेसिव मेंबर हैं, यस मैम। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? कब किसको कॉलम कहेंगे, कब किसको स्ट्रट कहेंगे, कब किसको पेडेस्टल कहेंगे? मैम कॉलम तब जब लैम्डा की वैल्यू जो सिलेंडर रेशियो है उसकी वैल्यू यदि 3 से कम हो तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं और वो हमेशा कंप्रेशन में ही फेल होगा। और जब लैम्डा की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो तो उसे हम कॉलम कहेंगे। स्ट्रट मेंबर हमेशा एक कंप्रेशन मेंबर है और स्ट्रट का मुझे अभी ध्यान नहीं है। आप अच्छा, आप यदि किसी साइट पे गए हैं और साइट पे तीनों ही मेंबर रखे हुए हैं तो आप देख के कैसे बताएंगे कौन सा कॉलम है, कौन सा स्ट्रट है, कौन सा पेडेस्टल है? मैम जैसे लेंथ और का मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा देख के, उसको मैं फॉर्मूला में पुट करके मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा आपके पास मान लीजिए कॉपी पेन नहीं है, आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, फिर बताना है। मैं थोड़ा आइडिया
प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है अभी। यस मैम। ओके। तो यदि हाइट कम है हम्म कंपैरेटिवली डायमीटर, तो उसे पेडेस्ट्रियल बोलेंगे मैम। और यदि हाइट लॉन्ग है तो उसे हम कॉलम बोलेंगे। अच्छा, पेडेस्टल कहीं यूज में होता है क्या अपनी कंस्ट्रक्शन में, कहीं पे भी, किसी भी डिजाइनिंग में कहीं यूज हुआ है? मुझे अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, एक बताइए कि अपन कहीं पर जैसे ब्रिज डिजाइन करते हैं, है ना, तो कहीं पर अपन सर्कुलर कॉलम ले लेते हैं, कहीं अपन रेक्टेंगुलर कॉलम ले लेते हैं, तो क्या पर्पस दोनों का सेम ही है क्या, कि कहाँ जहाँ मन करे वहाँ वो प्रोवाइड कर दो? सर मेनली मैडम एक तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं कितने रेनफोर्समेंट उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। यदि रेनफोर्समेंट हमें 4 हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि रेक्टेंगुलर हम कॉलम प्रोवाइड करें, और यदि हम 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डायमीटर सेट करके तो हम सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन आपको वो तो बाद में पता चलेगी ना, रेनफोर्समेंट तो हम बाद में प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप पहले कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आप यहाँ पे कॉलम रेक्टेंगुलर दे रहे हैं कि सर्कुलर दे रहे हैं? मैम जैसे कि अपन डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने पर हम अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लो 2000 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर आया तो रेनफोर्समेंट मतलब दोनों की स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता? यस मैम। सर्कुलर जो कॉलम रहेगा यूनिफॉर्मली तरीके से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वही कॉलम में कॉलम होने की वजह से वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए मैडम हम कॉलम को सर्कुलर कॉलम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का वो यूनिफॉर्म होगा, यस मैम। और रेक्टेंगुलर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यस मैम। कॉर्नर पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम अगर होती है। अच्छा, क्या हमें वहाँ पर जैसे हम वहाँ से निकले, है ना, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि इजीनेस फील हो रही है सर्कुलर है तो वहाँ पे यस मैम। ऐसा होगा इजीनेस मैम। निकलने में? अच्छा। हाँ या ना? सर्कुलर है तो क्या हमें वहाँ से हम इजीली निकल पाएंगे? क्या रेक्टेंगुलर है वहाँ से हम इजीली निकल पाएंगे? सर सर्कुलर में मैम ज़्यादा इजीली निकल पाएंगे, विजन थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा, विजन बढ़ जाएगा। हाँ। और जो एयर का जो एक प्रेशर रहेगा वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, यस मैम। क्या मकसद होता है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का? मैम हम सुपर एलिवेशन जनरली हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रोवाइड करते हैं, काउंटरएक्ट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बार व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व में स्पीड को कम नहीं करता है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से वो आउट ऑफ ट्रैक ना चले जाए, इसलिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड सर। Okay, something define your branch, यानी civil engineering. What is civil engineering? सिविल इंजीनियरिंग वास्ट सब्जेक्ट है सर, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग भी सर इंक्लूड होता है, जिसमें सोइल की स्टडी, एग्रीगेट की स्टडी आदि की स्टडी करते हैं सर। आप सिविल इंजीनियरिंग को चॉइस में लिए हैं या फिर बाई चांस आपको मिल गया था? नहीं सर, मैंने चॉइस की सर सिविल इंजीनियरिंग। तो आप सिविल इंजीनियरिंग को कैसे दूसरे ब्रांच से बेहतर समझते हैं? सर ऐसे तो सारी ब्रांच बेहतर है, लेकिन मुझे सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया सर। सर बचपन से ही पहले तो सर मैंने IIT की प्रिपरेशन की, उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा स्टडी किया। उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से जो मेरे पास ब्रांचेस अवेलेबल थी उसमें मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या फिर रोड कुछ बन रहा है उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इसमें सर एक फिजिकल टच है सर, फील है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो हमारे सामने है हमें, तो इसलिए मुझे सर ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हुआ सर इस फील्ड के लिए। और सर मेरे पिताजी भी PhD डिपार्टमेंट में है, तो मैं शुरू से ही थोड़ा इंजीनियरिंग टच में रहा और वाटर प्रॉब्लम्स को थोड़ा जानने लगा सर, तो मुझे शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट है। ओके, PhD की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? सर मैं सर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अलाउ करो। हाँ हाँ बताइए। सर www.phd.government.in। ओके, अपने घरों में जो बीम लगे होते हैं उनका ये डेप्थ ज़्यादा होता है और ये विड्थ जो है यानी वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है।
क्या ये बात सही है? ये सर बीम विड्थ कम होता है, डेप्थ ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सर बीम ताकि सर अपना रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है वो सर परमिसिबल लिमिट के अंदर रहे सर। वो कैसे डिसाइड होगा? सर जैसे कॉम्प्रेशन अच्छा ठीक है। अच्छा, सड़कों पे आप चलते हैं, हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे, तो आप देखते होंगे कि उनमें एक कंटिन्यूअस लाइन होती है और एक डॉटेड लाइन होती है। क्या दोनों में फ़र्क है? सर डॉटेड लाइन जहाँ होती है वहाँ मैं जैसे कैरेज पे है डॉटेड लाइन की इस तरफ और एक इस तरफ, तो डॉटेड लाइन है वहाँ पर हम उस लाइन को हम क्रॉस कर सकते हैं सर फ्रीक्वेंटली। यदि ओवरटेक करना है तो इस डॉटेड लाइन के हम लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, राइट साइड में जा सकते हैं और हम इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। कंटिन्यूस लाइन है तो जो बना कंस्ट्रक्शन है वो हमें एक चेतावनी दे रहा है या फिर हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप ओवरटेक ज्वाइन करते रहना, इस लाइन को क्रॉस ना करें। ओवरटेक कर सकते हैं बट लाइन क्रॉस ना करें। नहीं सर, लाइन ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब जहाँ पर स्पेसिफिक ओवरटेकिंग जोन दे रहे हैं आप वहीं पर करें सर, उस लाइन को क्रॉस ना करें। अच्छा, और वो जो डॉटेड लाइन है, कई बार डिस्टेंस उनमें कम होता है गैप, और कई बार गैप ज़्यादा होता है, तो इससे क्या आइडिया लगता है? सर मुझे इसका आइडिया नहीं सर, माफ कीजिए। अच्छा ठीक है। कई बार येलो पट्टी भी देखते होंगे आप, यस सर, उसका क्या मीनिंग है? तो उसका भी मुझे आइडिया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम येलो जर्सी ब्लू जर्सी क्यों पहनती है? उनका ड्रेस ब्लू क्यों है? सर मुझे इसका आइडिया नहीं, माफ कीजिए। ठीक है। अच्छा, और अपने तिरंगे में कौन कौन से कलर हैं, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? सर तिरंगा में बेसिकली 3 कलर है सर। सबसे ऊपर केसरिया है जो कि त्याग का प्रतीक है सर, उसके बाद सफ़ेद कलर है जो शांति का प्रतीक है, उसके बाद हरा कलर है जो कि सौहार्द का प्रतीक है, उसके बीच में एक अशोक चक्र है सर। और सर ऑप्शन पूरा कर सर। हाँ हाँ, तिरंगे से क्या समझते हैं, कौन कौन से कलर हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए। अच्छा, अशोक चक्र में कितने स्मोक्स हैं, कितनी तीलियां लगी हुई हैं, 24 स्पोक्स है। उसका क्या मीनिंग है? वो कुछ अपने को बताना चाहता है? सर माफ कीजिए मैं अभी। अच्छा, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? सर अशोक स्तंभ से लिया गया है, मतलब जो भारत के पुराने राजा थे अशोक, वहाँ से अशोक चक्र को लिया गया है। चलिए, आपके आइडियल कौन है? सर मेरा आइडियल बचपन से सर मैंने अपने माता पिता को नहीं, ज़्यादा करीब से देखा है। पेरेंट्स को छोड़ के। सर एक मेरे आइडियल जनरली सर 2 हैं सर। एक सर डॉक्टर सफीन शर्मा है सर, और एक सर मेरे कॉलेज के सीनियर है डॉक्टर मिस्टर सफीन हसन सर। सर डॉक्टर सफीन शर्मा ऐसे हैं सर, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं प्रशासनिक फील्ड में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में एक मेडिकल सर्विस का एक अलग ही उन्होंने गरीब जनता की सेवा के लिए उन्होंने नया एक स्टेप लिया था, जेनरिक दवाओं चालू करने का। उन्हीं की वजह से आज पूरे राजस्थान में गरीब जनता को भी सही मेडिसिन उपलब्ध हो पाती है। तो इसलिए मुझे लगता है सर उन्होंने अपने पद का बेहतरीन यूज़ करके राजस्थान की जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद सर एक मेरे कॉलेज के सीनियर है जिसका मुझे कॉलेज में इंट्रेक्शन हुआ, मैं अभी भी उनके टच में हूँ। वो इंडिया के यंगेस्ट IPS ऑफिसर है सर। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के वर्कर्स के स्लम बच्चों को पढ़ाना, और कॉलेज में और एक फेस्ट भी होता है जॉय फेस्ट, उसका मेनली काम होता है कि जो कॉलेज के आसपास के जो दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए वो एक दिन के लिए फेस्ट होता है, जो उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना, खेलने के लिए गिफ्ट वगैरह। तो मुझे उनकी वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। एकेडमिक के साथ साथ उनमें मानवता भी है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि बेसिक पर्सनैलिटी कुछ अंश में अपनी पर्सनैलिटी में लेकर। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, राजस्थान की बाउंड्री बतानी है, कौन कौन से स्टेट से टच कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सर राजस्थान सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं पर टच करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.